welcome students. My name is Iram Khan and I am your English teacher. I am going to teach you new Oxford Modern English Book 5. The next lesson we are going to study is Shabbir Sharif and Nishan-e-Haider. So who was Shabbir Sharif? 11 people in our combat बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो हमारी वॉर हुई थी, अभी तक 11 लोगों को निशान-ए-हैदर मिला है एंड मेजर शब्बीर शरीफ वाज वन ऑफ देम। निशान-ए-हैदर क्या है? निशान-ए-हैदर सबसे बड़ा एजाज़ होता है, सबसे बड़ा हमारा सिंबल है जो कि मिलिट्री या आर्म फोर्सेस को दिया जाता है फॉर देयर ब्रेवरी, उनकी शहादत के ऊपर उनको दिया जाता है जब वो कोई बहुत ज़बरदस्त कारनामा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं अपने मुल्क के लिए, उनको दिया जाता है। तो मेजर शब्बीर शरीफ कौन थे? मेजर शब्बीर शरीफ जो थे वो उनमें से एक थे। उन्होंने 1971 की वॉर में उन्होंने इंडो पाक का जो हमारा वो था बॉर्डर था, वहाँ पर वो जंग लड़ते हुए अपने जवानों के साथ शहीद हुए और बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त डट के मुकाबला किया, जिसकी वजह से उनको निशान-ए-हैदर दिया। और वैसे भी वो बड़े ज़बरदस्त एक कैडेट रहे हैं, अपने सोर्ड ऑफ ऑनर उनको मिल चुका है और बाकी भी उनको और भी बहुत से एजाज़ात मिले हैं और वो मिलिट्री के पहले थे जिनको सितारे इम्तियाज़ भी मिला है और निशान-ए-हैदर भी मिला है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि जो जितने भी मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं उनके हिरार्की क्या है और जितने भी हमारे जो फ़ौज में वो हैं डेजिग्नेशंस हैं उनकी हिरार्की क्या, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डू यू रिमेंबर अबाउट मेजर शब्बीर शरीफ एंड द निशान-ए-हैदर? Do you remember reading about Major Aziz Bhatti and निशान-ए-हैदर मिलिट्री अवार्ड इन ग्रेड 4? अच्छा, ग्रेड 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में और निशान-ए-हैदर के बारे में। इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड दैट अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस कैन रिसीव। ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो कि एक आर्म फोर्सेस में से या हमारे फ़ौज में से दिया जाता है सबको। इट इज़ गिवन ऑन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ड्यूरिंग कॉम्बैट एंड ओनली अ सेलेक्ट फ्यू हैव बीन अवॉर्डेड इट। ये किस लिए दिया जाता है? कॉम्बैट का मतलब होता है वॉर, जंग के दौरान जो हमारी आर्मी होती है, जो हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं, और वो कोई भी ऐसा कोई नुमाया कारनामा करते हैं उसके लिए उनको दिया जाता है और बहुत सिलेक्टिव लोगों को दिया जाता है, हर किसी को नहीं देते। सच एज राजा अजीज़ भट्टी, तुफ़ैल मोहम्मद एंड अदर्स। इनमें से राजा अजीज़ भट्टी हैं और तुफ़ैल मोहम्मद हैं और बहुत से लोग हैं, 11 अफराद हैं जिनको दिया गया अभी तक। वन ऑफ दो सेलेक्ट फ्यू इन मेजर मोहम्मद शब्बीर शरीफ द निशान-ए-हैदर। अच्छा जी, और उन कुछ लोगों में से मेजर शब्बीर शरीफ को भी दिया गया। अच्छा जी, निशान-ए-हैदर, अब ये स्टोरी हम इनकी सुनते हैं कि इनको निशान-ए-हैदर आखिर क्यों दिया गया। द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 लास्टेड ओनली 13 days. It was one of the shortest war in history, but many people were injured, killed and displaced during it. अच्छा, 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी वो 13 days तक चली थी और 1971 में हमारा जो बांग्लादेश है, इट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, वो अलग हो गया था, वो एक सेपरेट कंट्री हो गया था। लेकिन इस लड़ाई में ये जो लड़ाई थी इसमें बहुत से लोग और बहुत से जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए थे, बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत से लोग मिसप्लेस हो गए थे, उनका पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गए। ड्यूरिंग द वॉर मेजर शब्बीर शरीफ वॉज ऑर्डर्ड टू लीड हिज कंपनी ऑफ सोल्जर ऑन अ मिशन टू टेक कंट्रोल ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड नियर व्हाट इज़ नाउ द वेस्टर्न बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज़। अच्छा,
अब उस वक्त मेजर शबीर शरीफ को उन्होंने कहा था कि अपनी बटालियन को लेकर जाएं और वहाँ पर एक मिशन उनको दिया गया था कि उन्होंने वो एरिया कैप्चर करना है जो कि इस वक्त हमारा मगरबी बॉर्डर कहलाता है 2 कंट्रीज़ का, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान का। वो पहले जो था इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था। Major Shabir Sharif led his company to meet their target and then held off attack from the other side. मेजर शबीर शरीफ जो थे उन्होंने अपनी कंपनी काफ़ी उनको टारगेट किया गया और टारगेट एंड देन हेल्ड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर साइड। इसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर हमले किए गए अदर साइड की तरफ, यानी दूसरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हमले उनके ऊपर किए गए। अ फ्यू डेज़ लेटर दे केम अंडर द अटैक अगेन। फिर कुछ दिन जो है वो खामोशी हो गई, फिर दोबारा से उन लोगों ने जो है अटैक्स करना शुरू कर दिए। दिस टाइम द स्ट्राइक केम फ्रॉम द एयर एज वेल एज द ग्राउंड फोर्सेस। अच्छा, अब जो अटैक्स थे, जो उनके ऊपर हमले हो रहे थे वो बाय एयर, यानी एयर फोर्सेस भी उनकी इंडिया की कर रही थी और ज़मीनी हमले भी हो रहे थे। During this battle, when a gunner from his company was injured, Major Shabir Sharif stabbed into take over. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि उनके जो गनर थे, उनका जो एक गनमैन था जो सामने उसको तैनात किया गया था उसको, वो एकदम से ज़ख्मी हो गया और फिर इसके बाद मेजर शबीर शरीफ हैं उन्होंने उसको हटाया और ख़ुद उस गन को चलाने के लिए आ गए। It was while he was firing at the approaching tanks that he was hit and he was hit and killed. जिस वक्त उनकी शहादत हुई वो क्या था कि जो टैंक उनकी तरफ आ रहा था वो उनको उस गन से अटैक कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, तो अचानक उनको एक बम का वो तोप का गोला लगा और उनकी शहादत हो गई। He was awarded the निशान हैदर for his bravery during the battle. उनको इस वजह से निशान हैदर मिला क्योंकि आखिरी वक्त तक वो लड़ते रहे और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं किसी और सोल्जर को मैं आगे भेज दूँ उसको लीड करने के लिए। वो ख़ुद मैदान में आगे आ गए और उन्होंने गनमैन को पीछे करके ख़ुद मैदान में आगे आ गए और इसके बाद अचानक जब वो तोप का उनको गोला लगा तो वो उनकी शहादत हो गई। अदर की इन्फॉर्मेशन, अच्छा इनके बारे में अदर जो इनकी की इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? ऑन कम्प्लीशन ऑफ हिज ट्रेनिंग ही वॉज अवॉर्डेड टू द सोर्ड ऑफ ऑनर। अच्छा, सोर्ड ऑफ ऑनर होती क्या है? सोर्ड ऑफ ऑनर जो होती है वो आप पूरी ट्रेनिंग के दौरान एक कैडेट हर चीज़ में आगे होता है और हर चीज़ में वो मतलब लीड करता है और कंपटीशन जो है वो जीतता है, हर कंपटीशन में वो लीड करता है, वो जीतता है, तो उसको सोर्ड ऑफ ऑनर दी जाती है थ्रू आउट हिज ट्रेनिंग जब वो बेस्ट कैडेट रहता है। तो ये इसका मतलब है कि ये बेस्ट कैडेट रहे होंगे इसलिए इनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिली। ही वॉज द ओनली पर्सन टू रिसीव बोथ द निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत। ये वाहिद शख्स हैं जिनको सितारा जुर्रत भी मिला है और निशान हैदर भी मिला है। He is regarded as the most decorated officer of the Pakistan Army. He enjoyed playing squash and was a good swimmer. अच्छा, इनको most decorated क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको sword of honor भी मिला है, इनको निशान हैदर भी मिला है, इनको सितारे जुर्रत भी मिला है, तो इनको इसीलिए most decorated यानी कि बहुत यानी सजा हुआ शहीद इनको कहा जाता है। ही इंजॉयड प्लेइंग स्क्वाश। अच्छा, स्क्वाश जो है वो गेम होती है, एक टेनिस की तरह की होती है, वो कमरे के अंदर खेली जाती है बाय हिटिंग द बॉल ऑन द वॉल, और एक बहुत अच्छे गुड स्विमर भी थे। अच्छा, इनकी फैक्ट फाइल क्या है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 28 अप्रैल 1943 इन कांजा, गुजरात डिस्ट्रिक्ट। कुंजा की जो गुजरात की जो डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया में, ये वहाँ पे पैदा हुए थे और इन्होंने ये ही वॉज डाइड इन 6 दिसंबर 1971। 6 दिसंबर 1971 को इनकी शहादत हो गई थी।
आर्मी सर्विसेज कब थी? 1961 से 1971, ओनली फॉर 10 ईयर्स। ये सिर्फ 10 साल इन्होंने जो है वो आर्मी सर्विस ज्वाइन की, 1961 से 1971। 1971 में इनकी शहादत हो गई थी इन द 6th बटालियन ऑफ द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। इनकी रेजिमेंट कौन सी थी? फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट थी और इनकी 6th बटालियन थी। अवार्ड कौन कौन से इनको मिले? सोर्ड ऑफ ऑनर मिला, सितारा जुर्रत मिला और निशान हैदर मिला। इन अवार्ड्स की वजह से ही वॉज नोन एज द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, मोर अबाउट द आर्म फोर्सेस। हम लोग अब इनके बारे में तो मैं शबीर शरीफ साहब के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आर्म फोर्सेस के बारे में, अपनी फ़ौज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि कितनी जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें क्या क्या कौन कौन से पोस्ट होती हैं, कौन कौन से उनमें ओहदे होते हैं। मोस्ट कंट्रीज़ have at least some armed forces. Pakistan has huge number of army, navy and military personnel. अच्छा जी, हम जो जो कंट्रीज़ होते हैं उनमें बड़ी थोड़ी सी उनके फ़ौजें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी फ़ौज है। आर्मी, उनकी आर्मी भी है, नेवी भी है और मिलिट्री पर्सनल्स भी हमारे बहुत हैं। दिस इज़ बिकॉज अवर पॉपुलेशन एंड टेरिटरीज़ का मतलब होता है हमारी हदूद, हमारा एरिया, हमारे रीजन की वजह से हमारी जो फ़ौज है वो ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन भी पॉपुलेशन की वजह से भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो आर्मी में ज़्यादा लोग भी ज़्यादा जाएंगे। टेरिटरीज़ आर लार्ज, हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं और हर मुल्क के साथ लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमें अपने लिए फोर्सेस की ज़रूरत होती है। इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट में द आर्म फोर्सेस आर कॉल्ड ऑन टू डिफेंड पाकिस्तान। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू फाइट इन अ बैटल। कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग में जाने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि ये हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। वो एक जज्बा लेकर जाते हैं कि हम शहीद ही होंगे। तभी यही जज्बा है उन लोगों के अंदर जिसकी वजह से हमारी जो फोर्स है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। During peace time, the armed forces continue to train and carry out exercises, so dealing with problem facing the country offer them the chance to put their training into action. अच्छा जी, जब अमन का टाइम होता है, हर वक्त इन्हीं लड़ाई करती रहती, ये बॉर्डर्स पर जो है वो लोकेट होती हैं, और जो बाकी जब हमारा अमन का वक्त होता है, जब जंग नहीं हो रही होती, ज़ाहिर है जब जंग होती है तो उनको मैदान जंग में उतरना पड़ता है, लेकिन हर वक्त तो नहीं जंग होती। तो जब हमारा पीस टाइम होता है तो आर्म फोर्सेस क्या करती हैं? वो अपनी एक्सरसाइजेस को कैरी आउट करती हैं, आइडल नहीं बैठती, फारिग नहीं बैठती। वो अपनी एक्सरसाइजेस को और ट्रेनिंग को कैरी आउट रखती हैं। और जो हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता कोई भी आफत आ जाती है तो हम अपने फ़ौज को कॉल करते हैं ना, जैसे कोई भी अर्थक्वेक आता है या कोई भी आफत आती है, सैलाब आ जाता है, तो हम कहते हैं हमने फ़ौज पाकिस्तान जो है वो हेल्प के लिए आई। तो ये अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं उसको वहाँ पर यूज़ करती हैं। जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, सख्त सी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो इतने सख्त हो चुके थे कि वो हर चीज़ को डील कर लेते हैं। For example, when flood destroy homes and leave people stranded, the armed forces are often called to help. जब फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे जब फ्लड आता है या जब सैलाब आता है, तो क्या होता है कि जब घर जो हैं वो टूट जाते हैं और बेचारे जो लोग होते हैं वो बेयारो मददगार होते हैं, तो उस वक्त कौन उनकी हेल्प के लिए आता है? आर्म फोर्सेस, हमारी फ़ौजें उनकी हेल्प के लिए आती हैं। Once someone is part of armed forces, they may move up through the rank. New members of the armed forces who are still training are called cadets. अच्छा, इसके बाद जब आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप जो हैं वो मतलब ऊपर फिर जाते जाते हैं, आपकी प्रमोशन होती रहती है, आपको रैंक्स बढ़ते जाते हैं आपके। जो सबसे पहले जो आता है ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं वो कहलाते हैं कैडेट्स। क्या कहलाते हैं? कैडेट्स। सर्विस मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस कैन प्रोग्रेस थ्रू द फॉलोइंग रैंक्स। जो सर्विसेज मेंबर्स होते हैं, जो आर्म फोर्सेस में जो चले जाते हैं,
उनकी प्रोग्रेस कैसे होती है, सबसे पहले वो सेकंड लेफ्टिनेंट कहलाते हैं, कैडेट्स के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट आते हैं, फिर लेफ्टिनेंट आते हैं, फिर कैप्टन आते हैं, फिर मेजर आते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल आते हैं, फिर कर्नल आते हैं, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा ओहदा होता है, ठीक है। किस तरह होते हैं, सबसे पहले कैडेट्स आते हैं, फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। निशान हैदर is the highest honor available to member of the armed forces. निशान हैदर means emblem of lion. निशान हैदर क्यों दिया जाता है कि जो सबसे बड़ा ऑनर जो है वो क्या कहलाता है, वो निशान हैदर कहलाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि एम्बलम ऑफ लॉइन, द सिंबल ऑफ लॉइन। द सेकेंड एंड थर्ड हाइएस्ट ऑनर इज हिलाल जुर्रत, क्रिसेंट ऑफ करेज। सबसे जो निशान हैदर के बाद जो सेकंड जो और थर्ड होता है वो क्या कहलाता है, हिलाल जुर्रत, क्रिसेंट ऑफ करेज, एंड देन सितारे जुर्रत, स्टार्स ऑफ करेज। ये सेकंड जो होता है वो क्रिसेंट ऑफ करेज यानी हिलाल जुर्रत, और जो थर्ड होता है वो सितारे जुर्रत कहलाता है। सबसे पहले निशान हैदर, फिर हिलाल जुर्रत और इसके बाद सितारे जुर्रत, ये उनकी रैंक्स होते हैं। और ये जो हैं ये मिलिट्री अवार्ड्स कहलाते हैं, और मिलिट्री जो गाजी होते हैं या शहीद होते हैं उनको दिया जाता है। निशान हैदर हाँ शहीद होने वाले को दिया जाता है। ओके, वी हैव रेड दिस चैप्टर। हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या बताया कि निशान हैदर, व्हाट इज़ निशान हैदर। If someone asks you what is Nishan Haidar, so you can answer it easily that it is the highest military award given to those who sacrifice their lives for the country. और इसका मतलब क्या होता है, it means the emblem of lion, lion का symbol, शेर का निशान। And if someone asks you how many army personnel have received Nishan Haidar, तो कितने आर्मी पर्सनल्स को अभी तक मिल चुका है, 11. How many army personnel got Nishan Haidar? Till now 11 personnel have received Nishan Haidar. And if someone asks you for how many days Indo-Pak war of 1971 lasted, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि it was lasted only for 13 days. It was called the most shortest war. अच्छा जी, what is sword of honor? अगर यहाँ पे आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है और वो आपसे पूछते हैं कि ये सोर्ड ऑफ ऑनर क्या है, व्हाट इज़ सोर्ड ऑफ ऑनर, तो आप इसका बड़े अच्छे से इसको बता सकते हैं कि इट इज़ गिवन टू द कैडेट फॉर हिज और हर ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उसके लिए उनको सोर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और यार हर किसी कैडेट को नहीं दिया जाता, जो थ्रू आउट ट्रेनिंग में बेस्ट अपना आउटकम देता है उसी को ये लोग सोर्ड ऑफ ऑनर देते हैं। अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डू यू थिंक दैट मेडल्स आर अवॉर्डेड टू द पीपल इन द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में मेडल्स क्यों अवॉर्ड किए जाते हैं, ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा है कि द मेडल्स आर अवॉर्डेड टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल बिकॉज ऑफ देयर bravery, courage and sacrifices their life for the country. उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो करेज है, उनकी जो बहादुरी है, हिम्मत है, हौसला है, उनके लिए उनको निशान हैदर या कोई भी अवार्ड उनको दिया जाता है। नेक्स्ट इज what do we associate with lions, the crescent shape and stars which make them good choices for the names of the medals। अच्छा, ये इनको हम क्यों कहा जाता है कि ये लॉइन है और ये क्रिसेंट है और ये स्टार्स है, तो ये किस लिए दिया जाते हैं। देखिए, ये सिंबल्स होते हैं
और ये सिंबल्स होते हैं, द सिंबल्स ऑफ मेडल्स लाइक लॉइन इज एसोसिएटेड विद करेज एंड ब्रेवरी। लॉइन जो है जाहिर सी बात है वो एक ब्रेवरी की, एक बहादुरी की निशानी है, तो उसको इसलिए निशान हैदर को इट्स कॉल्ड द एम्बलम ऑफ लॉइन। एंड क्रिसेंट एंड स्टार इज एसोसिएटेड विद ब्राइटनेस एंड हाइट। जो क्रिसेंट और स्टार है, जो चांद हमारे झंडे पे भी बना हुआ है, वो क्रिसेंट कहलाता है। क्रिसेंट और स्टार किस चीज़ की निशानी होती है? ब्राइटनेस की और हाइट की और ग्लोरी की। आपको ये इन द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपको दिए जाते हैं। और ये तीनों एम्बलम की ये जो तीनों जो मेडल्स हैं, इनकी ये खुसूसियात होती हैं कि एक जो है जो निशान हैदर है उसको हम लोग ब्रेवरी से रिलेट करते हैं, क्रिसेंट को और स्टार को हम लोग ब्राइटनेस से, हाइट से और ग्लोरी से रिलेट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारे जो लेसन 2 है, शबीर शरीफ एंड निशान हैदर। मैंने आप लोगों को कॉम्बैट का मतलब बताया था। कॉम्बैट का मतलब होता है वॉर, मतलब जंग। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज़ को हिट करना। ऑनर, ऑनर इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, ग्लोरी। टेरिटरीज, टेरिटरीज हमारे बॉर्डर्स, हमारा एरिया, हमारा रीजन। एम्बलम, एम्बलम का मतलब होता है symbol. So these are the new words which are introduced in this specific unit. मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए थॉरली स्टडी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये पेपर्स में आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने में या इसके एमसीक्यूज करने में, अटेम्प्ट करने में आसानी हो। इसलिए इसको बहुत थॉरली स्टडी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ का, जब आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि यूनिट कौन सी यूनिट से ये पैराग्राफ आया, तो यू कांट आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब हम अपने ग्रामर के पोर्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रामर लेक्चर इज़ अबाउट स्टोरी राइटिंग। नाउ व्हाट इज़ स्टोरी राइटिंग? स्टोरी राइटिंग इट्स अ नरेशन ऑफ रियल और इमेजनरी इवेंट्स। जो आपके इमेजनरी या रियल कोई भी इवेंट्स होते हैं, जब आप उसको बयान करते हैं तो डेट्स अ स्टोरी। अब अगर घर जाके अपने मामा को या पेरेंट्स को अपने स्कूल के बारे में कोई वाक़या बताते हैं, इट्स आल्सो स्टोरी। और जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और वो जाके किसी को बताते हैं, वो भी स्टोरी कहलाता है। तो स्टोरी क्या होती है कि रियल या इमेजिनरी इवेंट्स के बारे में नरेट करना, यानी कि लिखना, ये स्टोरी कहलाते हैं। एक स्टोरी में 5 एलिमेंट्स का होना, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी सेटिंग, वो कहाँ सेट हो रही है। जब हम लोग कोई स्टोरी लिखने लगते हैं तो हमें सबसे पहले उसके एलिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग जब स्टोरी अगर हम राइट करने लगे, चले हम लोग बयान कर दी वो, तो हम लोग उसका ख्याल नहीं रखेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब हम कुछ चीज़ नरेट करते हैं तो हम उसका एक सीक्वेंस लेके चलते हैं, हम उसको सीक्वेंसली लिखते हैं। अगर हम उसको सीक्वेंसली नहीं लिखेंगे, ना आपकी स्टोरी किसी को समझ में आएगी, ना ही आपको ख़ुद को वो स्टोरी याद रहेगी। तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो उसके सीक्वेंस को लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो क्या होती हैं? जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरीज़ क्या हैं? सबसे पहले होती है सेटिंग। सेटिंग क्या होती है कि वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस। अब मिसाल के तौर पे मैं इफ़ आई आस्क यू टू राइट द स्टोरी अबाउट योर फर्स्ट ईयर, राइट द स्टोरी अबाउट योर स्कूल इवेंट, और राइट एनीथिंग अबाउट योर स्कूल इवेंट और द फन फेयर, तो सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग देखनी है कि आप लोगों ने जो इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है। अगर आपकी ये स्कूल में हो रहा है तो फिर आपने उसको स्कूल के जो सेटिंग है वो कहाँ पे स्टोरी जो है वो हो रही है, स्कूल में। फन फेयर है आपके स्कूल में, तो आपने अपनी स्टोरी बयान करनी है, तो आपने पहले सेटिंग बनानी है कि मेरी सेटिंग कहाँ है कि स्कूल में आपके हो रही है। स्कूल में कौन से? आपके हॉल के अंदर। फिर इसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स वो लोग जो आप लोगों ने उस कहानी में या उस जो अपनी नरेशन है उसमें आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अपने दोस्तों को, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को, जितने भी लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं, वो
करेक्टर्स होते हैं, उनकी कोई ख़ास बात आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो क्या कर रहे थे, वो किस तरह कर रहे थे, और हमारे जो दोस्त हैं हम लोगों ने किस तरह जो है वो फ़न क्रिएट किया, और हमारी टीचर्स ने हमारे लिए किस तरह हमारी हेल्प की, हमारे प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने किस तरह हेल्प की। तो वो जितने भी कैरेक्टर्स आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कैरेक्टर्स वो इसमें स्टोरी में लाजमी होते हैं। फिर आता है प्लॉट। प्लॉट मतलब जो आपकी सेटिंग है, मिसाल के तौर पे आपने अपने फ़न फेयर के बारे में लिख रहे हैं, नरेट कर रहे हैं एक स्टोरी, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ वो प्लॉटिंग की है। मिसाल एक आपने इवेंट आपका प्लॉट हुआ हॉल के अंदर, फिर नेक्स्ट आपका जो है वो ग्राउंड में हुआ, तो ये सारे प्लॉट्स होंगे जहाँ जहाँ आपके इवेंट्स या आपकी स्टोरी आपको लेकर जा रही है। फिर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स बिटवीन द कैरेक्टर्स। अब जब आपकी स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, कोई आपकी स्टोरी में जो है वो क्लू ही नहीं होगा, तो फिर वो स्टोरी मज़े की नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं स्कूल गई और फिर मैं स्कूल से वापस आ गई, मैं सो गई, दैट्स नॉट अ स्टोरी। स्टोरी क्या होगी? स्टोरी होगी जब कि मेरी कोई हैपनिंग होगी। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रही थी, एकदम से मैंने देखा कि एक कार जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करती हुई आ रही है, और इसके बाद उसने इट हिट्स अ ट्रक and suddenly the accident occurred, and the people around them, they just came and then they take out the boy from the car. तो ये एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी कि वो एक मैंने उसमें एक हैपनिंग डाल दी है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो हैपनिंग होती है, वो बिटवीन टू कैरेक्टर्स भी हो सकती है, या आपकी जो वो होती है टर्निंग पॉइंट जो होता है आपकी स्टोरी में जो होता है, या टीज़र जो होता है, उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर लेते हैं। फिर इसके बाद थीम आ जाती है। थीम, आपने उस स्टोरी में से क्या सबक लिया। जो आपकी स्टोरी है, जो भी आपने लिखा है, अगर आपने उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर किया, तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट्स में से आपने क्या सबक किया, क्या आप लोगों ने उसमें से मॉरल लेसन लिया, वो जो हिस्सा होता है वो ज़रूरी होता है। ये चीज़ें अगर स्टोरी में हो तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और मज़ेदार हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि द एंट एंड अ डव, देयर वाज एंट एंड अ डव, दे लिव्ड इन अ जंगल and they lived happily. This is not the story. Story क्या है कि जी there is an ant, she was trying to cross the river and suddenly she drowned. Our dove was sitting over there. ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि डव जो है वो सारा सिनेरियो देख रही थी, अब ये हैपनिंग आ गई। She took out one of the leaf and she saved the life of ant. अब यहाँ पर ये देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया और इस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन भी आ गया, ठीक है। देन वन डे व्हाट हैपन, फिर एक आपने स्टोरी का वो बताया कि वन डे व्हाट हैपन कि अ हंटर केम एंड ही ट्राइड टू टारगेट द डव, बट द एंट वाज वाचिंग ऑल दोज थिंग्स, और द एंट बिट द हंटर एंड he missed his target and the dove flew away. अब ये आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो ये आपकी स्टोरी का एक हैपनिंग होगी कि ये आपने एक स्टोरी बनाई है, उसमें एक वो बताया, कॉन्फ्लिक्ट बताया, उसका सोल्यूशन बताया, फिर कॉन्फ्लिक्ट बताया, उसका सोल्यूशन बताया, फिर आपकी स्टोरी में एक वो जो है एक रिदम चलता जा रहा है। और कैरेक्टर्स आपने क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाए, तीन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, अ डव, एंट एंड अ हंटर। और उसकी सेटिंग कहाँ पे थी? सेटिंग थी इन द जंगल। और उसका प्लॉट कहाँ था? एक था उसका रिवर के पास और एक था उसका ट्री के ऊपर, तो उसकी दो प्लॉटिंग थी। और उसमें से आपको लेसन क्या मिला, उसकी थीम क्या थी कि इफ़ यू डू गुड टू समवन देन द गुड कम्स बैक टू यू। ये आपका मॉरल था या ये आपका लेसन था, और ये इसी से आपकी स्टोरी जो है वो अच्छी हुई। अच्छा, अगर आपको कोई मॉरल दे दे कि इस स्टोरी के ऊपर, इस मॉरल के ऊपर, डू गुड हैव गुड के ऊपर, अगर आप कोई और स्टोरी भी लिखना चाहें तो यू कैन राइट योर ओन स्टोरी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड गो फॉर द फेबल्स डव एंड एंट। आप अपनी भी स्टोरी लिख सकते हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आई वाज one day I don't have a pen and my teacher helped me, or my friend helped me to complete my work, and he gave me his own pen. And next day when he
brought his lunch, then I helped him and shared my lunch with him. तो ये एक स्टोरी हो जाएगी। तो इसमें एक वो भी आ जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा कि जब उसकी प्रॉब्लम थी, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, और कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे और प्लॉटिंग भी हो जाएगी कि वो स्कूल में था, वी वर सिटिंग इन द स्कूल, और हम लोगों ने इस तरह, आप लोगों ने मदद की। तो ये आप लोग इस तरह एक स्टोरी अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरी का यहाँ पे दी हुई है, इट्स जस्ट अ सैम्पल स्टोरी। ये एक सैम्पल होता है कि आप लोगों को पता लगे कि हाँ भाई, डू गुड हैव गुड के ऊपर आपने लिखनी कैसे। आप इसको अपनी तौर पे भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी मॉरल आपको दे दे और मॉरल आपको लगे कि ये आपकी जो आपने इवेंट आपकी लाइफ में हुए हैं या इवेंट आपने अपने इर्द गिर्द जो देखे हैं, उसको आप नरेट कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो हैं वो क्रैम करके और ये स्टोरी लिखें। तो ये ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम लोगों ने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम लोगों के? सेटिंग है, करैक्टर है, प्लॉट है, कॉन्फ्लिक्ट है और थीम है। ये 5 एलिमेंट्स होना लाजमी है किसी अच्छी स्टोरी के लिए। अगर ये 5 एलिमेंट्स नहीं होंगे तो स्टोरी अच्छी नहीं बन सकेगी। एक अच्छी स्टोरी के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई मेथड। और इसके ऊपर आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है अपनी तरफ से। चलिए, डू गुड हैव गुड के ऊपर बिसाइड द स्टोरी द एंट एंड द डव, कोई और स्टोरी, बेशक आप फेबल कोई एनिमल कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। आप कोई अपनी भी कोई दोस्तों की कोई स्टोरी ले सकते हैं। आप कोई भी स्टोरी लेके उसको लिखें। और लिखने का क्या तरीका होता है? हमेशा जो स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। हम लोग जब अनलेस के वो जो डायरेक्ट डायलॉग्स होते हैं, हम लोग उसको नरेट ना करें इन्वर्टेड कॉमा में, बाकी जितनी भी स्टोरी है वो जो डायलॉग्स हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे या कंटिन्यूस टेंस में या जिस भी टेंस में वो बात कर रहा होगा। लेकिन बाकी जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। वी नेवर नरेट एनीथिंग इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नरेटिव राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में की जाती है। सो आप लोगों ने भी इसको पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक स्टोरी आप खुद से लिखें, क्रिएट करें और फिर इसके बाद अपने अपने रेलिवेंट कैंपसेस में भेजें ताकि आपके जो है वो थोड़े से क्रिएटिव राइटिंग इन्हांस हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।